चांदनी चौक लोकसभा के प्रभारी श्रीमान राजेश भाटिया जी, हमारे चांदनी चौक के लोकसभा के दोनों मंडलों के अध्यक्ष, दोनों जिलों के अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई सतीश गर्ग जी, अरविंदर सिंह लवली जी और मंच पर विराजमान सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। हम सब देश के सर्वमान्य नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। वो अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में आने वाले हैं और 25 मई को हम सब लोगों ने, खासतौर पर दिल्ली के लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मतदान करना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले समय के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं, जिसमें 2047 तक विकसित भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना और इसी प्रकार से पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, ओबीसी, एससी, एसटी और सर्व समाज के लिए काम किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने देश को लूटा है, हमें याद रखना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने 1975 में लोकतंत्र का गला घोटा और इमरजेंसी लगाई। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता आज भी एक परिवार के नाते परिवार की चरण वंदना करते हैं। उनके यहां लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो कदम कदम पर जब भी देश में प्रगति की बात होती है, ये कांग्रेस देश की प्रगति को तोड़ती है। इसी प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल की सरकार ने लूट के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। शराब घोटाला, फोर्ज फंडिंग, डीटीसी बसों में घोटाला, स्कूलों के काम में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक आदि का घोटाला, वो अरविंद केजरीवाल की देन है। हम सबको मिलकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार को और कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के लोगों को, हमें उनको बेनकाब करना है और उसके लिए 25 मई को हम सबको परिवार सहित वोट देकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, अब प्रतीक्षा की घड़ी खत्म ही हो रही है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकते हैं। गोपाल राम के नामों पर, गोपाल नाम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी थी। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन, हिंदू मन,
हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्होंने कांग्रेस और आपके अवसरवादी गठबंधन के खिलाफ एक साहसपूर्ण निर्णय लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन के सिपाही बने, ऐसे श्री अरविंदर सिंह लवली को मैं अनुरोध करूंगी कि वो आए और आप सबका संबोधन करें। अरविंदर सिंह लवली जी। दिल्ली के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित और जुझारू भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार भाई मनोज तिवारी जी, पूर्वी दिल्ली से हमारे उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी, चांदनी चौक से हमारे उम्मीदवार परवीन खंडेलवाल जी, मंच पे बहुत सम्मानित शख्सियत बैठे हैं। मैं नामों की फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ना चाहता। कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में पधारने वाले हैं। हम सब उनको सुनने के लिए आए हैं। अभी मैं देख रहा था कि हमारी दोनों बहनें मंच का संचालन कर रही हैं। मैं टीवी के अंदर भी देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी की जहां जहां सभा होती है वहां पे महिला नेत्री मंच का संचालन कर रही होती है। आज दिल्ली के अंदर 7 उम्मीदवार अगर भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं तो उसमें 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और जिन कारणों से मैंने जिस पार्टी के साथ अलायंस के खिलाफ मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया, आज पूरी दुनिया और देश के सामने जग जाहिर है कि महिलाओं के प्रति जो है उनका रवैया क्या है। और महिलाओं के प्रति उनका रवैया केवल और केवल मैं इस घटना की वजह से नहीं कह रहा। किस तरीके की मानसिकता है आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। 4 दिल्ली के अंदर, 2 गुजरात के अंदर, 1 हरियाणा के अंदर और 13 पंजाब के अंदर। इन 20 के 20 उम्मीदवारों में एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है। ये महिलाओं के प्रति मानसिकता जो है वो आम आदमी पार्टी की है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की घटना अगर मुख्यमंत्री निवास के ऊपर होती है तो उसमें कोई आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं, वो निंदनीय है, शर्मनाक है। लेकिन वो मुझे आश्चर्यचकित इसलिए नहीं करता कि इनका रवैया महिलाओं की तरफ है। ये है आज पूरे देश की महिलाओं को और बहनों को ये तय करना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें ना केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है बल्कि प्रधानमंत्री जी स्वयं जिस मीटिंग में जाते हैं उसका संचालन महिलाएं करती हैं, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो अपने 20 कैंडिडेटों में भी एक महिला को भी प्रतिनिधित्व देने का जो है वो काम नहीं उठाती। दिल्ली में ये अजीबो-गरीब जो है गठबंधन है। केजरीवाल जी कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में जाते हैं, 2 घंटे में तीनों उम्मीदवार निपटा देते हैं। एक रोड चुनते हैं, उसके इधर चांदनी चौक, इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, 1 घंटे का रोड शो करके 1 विकेट में अगले ने 1 बॉल में 3 विकेट उड़ा दिए एक ही राउंड के अंदर। आज कांग्रेस की रैली है, वो केजरीवाल को नहीं बुलाते, वो उन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन प्रश्न ये है कि जो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते उस पे दिल्ली के लोग कैसे भरोसा करें, ये प्रश्न जो है आज देश के सामने और दिल्ली के सामने है। मैं एक बात कहना चाहता हूं और इसको मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने दोनों तरफ से देखा है। बात वहां भी होती है कि आएंगे तो मोदी जी। आज पूरा देश ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ दोबारा सरकार बन रही है। जब मजबूती के साथ दोबारा सरकार बन रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली और जमुना पार के लोग भी जो है उसमें कोई कमी और कोताही नहीं बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लवली जी। अब हमारे बीच
पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी उपस्थित हैं, जो कि पूर्व में पूर्वी दिल्ली के मेयर रहे। आपने पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा देश, ऐसा विचार लाकर घर घर के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान को आगे बढ़ाते हुए निगम में कार्य किया। मैं आग्रह करती हूं कि वे आएं और अपना उद्बोधन रखें। भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारे प्रत्याशी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी, चांदनी चौक के प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल जी, हमारे पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रभारी भाई विष्णु मित्तल जी, चांदनी चौक के प्रभारी राजेश भाटिया जी और पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रभारी अनिल गुप्ता जी, सम्मानित मंच आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे क्लस्टर के प्रभारी हैं, बहन रेखा गुप्ता जी दूसरी क्लस्टर की प्रभारी हैं, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, मातृशक्ति, इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनावों से अलग चुनाव है। इस बार ये चुनाव धर्म युद्ध की तरह है। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम और दूसरी तरफ देश के वो सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां सब इकट्ठा होकर के एक राष्ट्रवादी देशभक्त के खिलाफ हैं। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश और देशवासियों के लिए वो काम किए हैं, जैसे कोविड के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी फ्रंट से लीड नहीं करते, वैक्सीन ना बनती, 140 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन ना लगती, तो शायद आप में और हमारे में से आधे लोग यहां जीवित नहीं होते, क्योंकि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। एक तरफ ईमानदार लोग हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। हमारे इसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, वो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु की मौत पर वो शर्मिंदा है। ऐसे लोगों को कांग्रेस और आम आदमी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। एक तरफ देशभक्त लोग हैं जो देश को 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं, 2047 में स्वर्णिम भारत देखना चाहते हैं, विश्व गुरु भारत देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग जो कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भारत को दोबारा से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का एक ही रास्ता है दोस्तों। इस बार हमारी पोलिंग भी 100% होनी चाहिए, ताकि हम इन देश तोड़ने वाले लोगों को ये बता सकें कि आज साधारण भारतीय जागा है, वो भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश विकसित बने। हमारे आगे आने वाली जनरेशंस जो कि देश का भविष्य है, भारत का भविष्य बनाने के लिए वो भी एक विकसित भारत में सांस ले सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबा के दिल्ली में कमल खिलाइए और नरेंद्र मोदी जी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जितनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ मेरे भाई बहन पधारे हैं, उससे बड़ी संख्या में बाहर देख रहा हूँ जो आने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का चौपर यहाँ उतरने वाला है और वो कुछ ही समय में आपके बीच में होने वाले हैं। बैठ जाओ भैया, जब आएगा तो दिखेगा, चिंता मत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोला मनोज। भारत माता की। और अब मैं जिनको बुलाना चाहती हूं उन्हीं के स्टाइल में बोलना चाहूंगी कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, सारे दुल्हन में बड़का कमाल सखिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के तीसरी बार सांसद बनने जा रहे, देश और विदेश में पूर्वांचल की संस्कृति का मान बढ़ाने वाला ऐसन भाई मनोज तिवारी जी, जो कि दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हम सब के लोकप्रिय सांसद होइला। मनोज जी को जय श्री राम। मनोज भैया को जय श्री राम। मनोज तिवारी जी, एक बार हमारे साथ दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलिएगा। तैयार है? तैयार है? भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। हमारे भाई बहन, आज इतिहास बन रहा है। आज जब हम 3 लोकसभा के लोगों के बीच अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तरफ जा रहे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे और वो अब उतर रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिसने भारत का मान बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने भारत का मान बढ़ाया, जिसने घर घर में गैस भिजाया, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया, जिसने सेना को राफेल दिलाया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज ये ऐतिहासिक धरती, जब देश के कोई प्रधानमंत्री पहली बार हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पधार रहे हैं, हम अपने पूर्वी दिल्ली के भाई बहन और चांदनी चौक के भाई बहनों का अपनी तरफ से भी बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर यहां आ चुका है
और एक इतिहास लिखा जा चुका है, लेकिन मेरे भाई बहन, हमें दूसरा इतिहास भी लिखना है। हमारे सभी तीनों लोकसभा के भाई बहन आज यहां हेलीकॉप्टर का जो आपके बीच में आवाज सुनाई दे रही है, वो असल में भारत के विकास की आवाज है। मेरे भाई बहन, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, यहां पर उपस्थित हमारे बड़े भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी और सबके तरफ से हमारे भाई पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी, चांदनी चौक के सांसद प्रत्याशी हमारे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, आप इन सब के लिए और मंच पे बैठे हुए अरविंदर लवली जी, विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे कुलजीत चहल जी, राजेश भाटिया जी, हमारे प्रदेश के तमाम अधिकारीगण, एक बार दोनों स्वर से बोलना है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। मेरे भैया हो, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी अपने हेलीपैड से यहाँ के लिए चलेंगे, वहां उनको कुछ साथी स्वागत करेंगे। फिर जब वो मंच के पास आएंगे तो कुछ और हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी जो इन तीनों लोकसभा के हैं, वो उनका स्वागत करेंगे। वो कहते हैं ना कि जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। मेरे भैया हो, मंच पे सभी उपस्थित साथियों को प्रणाम करते हुए हमारी बहन रेखा गुप्ता और हमारे मंचासीन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली लगा दो। आप लोग अपनी तरफ से तालियां बजा करके स्वागत करिए। कहते हैं कि सारे विपक्षी गिरे पड़े हैं, सारे विपक्षी गिरे पड़े हैं। इन पंक्तियों में आज की राजनीति का थोड़ा सा दृश्य आता है कि सारे विपक्षी गिरे पड़े हैं। देश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए मैं नरेंद्र मोदी जी को पार्थ कहना चाहता हूं। एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत देश जिताने को, एक अकेला मोदी खड़े हैं भारत वर्ष जिताने को, और सारे विपक्षी गिरे पड़े हैं सिर्फ मोदी को झुकाने को, सिर्फ मोदी को झुकाने को मेरे भैया। लेकिन ये ऐतिहासिक लोग, ये नरेंद्र मोदी जी को न सिर्फ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, बल्कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। एक बार हमारे साथ बोलिए, मोदी मोदी। और आपको बोलना है, उस मोदी को लाना है। हम आपसे कुछ नारा लगवाना चाहते हैं।
आपको कहना है उस मोदी को लाना है जिसने भारत का मान बढ़ाया, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया, सेना को राफेल दिलाया, घर घर फ्री राशन भिजवाया, घर घर में जो गैस भिजाया, अभिनंदन को वापस लाया, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, और इस बार तो और जोर से बोलिएगा, जिसने राम मंदिर बनवाया, जिसने राम मंदिर बनवाया, जिसने चरण सिंह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया, भारत माता की। मेरे भाई बहन, में जितनी लाइनें कह रहा हूं, इसमें से एक भी लाइन गलत नहीं है, लेकिन सामने देखिएगा, पीछे ये जो 709 भी एलिवेटेड रोड के नीचे जो लोग खड़े हैं, उधर भी थोड़ा नजर देख लीजिए। यहां से लेके वीरेंद्र सचदेवा जी 3 किलोमीटर तक लोग सड़कों के ऊपर खड़े हैं। और हमारे ये पहला जो आप सबको जो झलक मिली है, वो हमारे उस नरेंद्र मोदी जी की है जिन्होंने ये एलिवेटेड रोड बनवाया है। इसलिए आज हम ये भी कहेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपने जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी और पूनम चौहान के साथ कहेंगे कि जिसने एलिवेटेड रोड बनाया उस मोदी को, जिसने एलिवेटेड रोड बनाया, जिसने सेंट्रल स्कूल बनवाया, जिसने पहली बार मेट्रो भिजाया, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा, सियावर रामचंद्र की। आज आपको पता लगेगा तो बड़ा अच्छा होगा, यहाँ पे हमारे कई देशों के राजदूत आए हुए हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। द ऑनरेबल एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, प्लीज वेलकम। दोनों तालियां बजा करके हमारे सभी देशों के राजदूतों का आप लोग स्वागत करिए। जोरदार ताली बजाइएगा, वो आपको देख रहे हैं। हमें मालूम है कि इस समय देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों के मन में विश्वास का ज्वार भाटा उमड़ रहा है। हमें यह भी पता है मेरे भाई बहन कि जो मंच पे बैठे हैं उनके अलावा भी सामने बहुत सारे विद्वान आज यहाँ आकर के अपना समय लिए हैं। मैं आप सभी को ये प्रार्थना करते हुए कि आने वाले 25 मई को आप उत्तर पूर्वी दिल्ली से 25 मई को अपने मनोज तिवारी को एक बार फिर से विजयी बनाकर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइएगा। और मेरी प्रार्थना है हमारे चांदनी चौक के प्रत्याशी भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को और हमारे इष्ट के मेरे भाई हर्ष मल्होत्रा जी को, इन दोनों को जिताकर आज जो तीनों लोकसभा का ये कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी जी को उनके 400 सीटों में इनको भी शुमार करिएगा। मेरे भाई बहन, हमारी दिल्ली की 7 सीटें उन सभी के लिए कहिएगा जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम।
मोदी जी को जय श्री राम। जिसने भारत का मान बढ़ाया। याद हो गया है ना नारा? इस नारे को याद करना है और आप मुट्ठी बांध के बोलिएगा। किसी भी पल सर आ सकते हैं। जिसने भारत का मान बढ़ाया, जिसने भारत का मान बढ़ाया। सभी लोग मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकाल करके स्वागत करिए अपने प्रधानमंत्री जी का। मेरे भाई बहन अपने अपने मोबाइल निकालिए, स्वागत करते हैं हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे। सभी लोग अपने अपने मोबाइल निकालेंगे, लाइट जलाएंगे। हमारे यमुना पार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सबसे मजबूत नेता का हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जिसने भारत का मान बढ़ाया, जिसने घर घर में गैस भिजाया, जिसने सेना को राफेल दिलाया, जिसने 370 हटवाया और दोनों हाथ उठाकर जिसने राम मंदिर बनवाया। भारत माता की। मैं अपनी तरफ से भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देश के इतिहास में पहली बार इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में आने के लिए धन्यवाद करता हुआ दोनों तालियों से स्वागत करके उनका स्वागत करिए। हम भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे यशस्वी जनप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ भाजपा दिल्ली प्रदेश के आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को। वे आए और भारत के लोकतंत्र के मंदिर नई संसद का चित्र देकर स्वागत करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। मोदी मोदी मोदी। मैं आग्रह कर उत्तर पूर्वी के लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान मनोज तिवारी जी को एवं पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को एवं चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को आग्रह करूंगी वे आए और अंग वस्त्र देकर आदरणीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी बहनें श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती सारिका जैन, श्रीमती मीरा अग्रवाल जी, श्रीमती पूनम चौहान और श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा जी से मैं आग्रह करूंगी कि हनुमान जी की मूर्ति भेंट कर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पूरे ब्रह्मांड के कण कण को ऊर्जा देने वाले पवन पुत्र हनुमान की, सियापत रामचंद्र की। अब मैं आग्रह करूंगी श्रीमती यशोदा देवी अपने परिवार के साथ आएंगी जिन्होंने सीए
भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, वे हृदय से अपने परिवार के साथ आकर मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हैं। मोदी मोदी मोदी। और अब सुश्री दिया भारती जी से मैं आग्रह करूंगी, वे आए और अपने हाथों से बनाई गई चादर हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथों से भेंट करें। नित चुनौतियां सहर्ष स्वीकार, संकल्प अडिग भय मुक्त विचार और राष्ट्र प्रेम अमिट अपार। मैं भी हूं मोदी का परिवार, मैं भी हूं मोदी का परिवार। और अब जिनको सुनने के लिए हम सदैव उत्सुक रहते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनप्रिय नायक, जिन्होंने अपने 23 वर्षों के राजनीतिक कार्यकाल को बेदाग, निर्भय एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया। और मुझे यह कहने में बहुत खुशी है कि आज जिनके होने से देश का हर व्यक्ति यह कहने में गर्व महसूस करता है कि मैं भी हूं मोदी का परिवार। आज के लौह पुरुष मोदी जी को मैं आग्रह करती हूं कि वे आए, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जनप्रिय नेता आए और अपना उद्बोधन दें। मोदी मोदी मोदी। मैं माफी चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके कार्यकर्ता निष्ठ भाव से आज दिल्ली प्रदेश हमारा ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ऐसे वीरेंद्र सचदेवा जी को आग्रह करूंगी कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथीगण, साथियों, ये हर्ष का विषय है कि आज हम दिल्ली वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रूबरू हो रहे हैं और हम सब आज उनको सुनना भी चाहते हैं। अभी जब मनोज भाई बात कर रहे थे तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं इस बात को इसलिए खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि ये दिल्ली की जो जनता है, ये अपना मन बना चुकी है कि हम माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल भी खिलाएंगे। दोस्तों, 2014 का चुनाव हमने देखा था, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उससे पहले के 10 साल हमने लूट के शासन के, भ्रष्टाचार के 10 साल देखे। रोज नए स्कैम इस हिंदुस्तान में होते थे। तो उस समय देश की जनता को लगती थी कि एक आशा की किरण वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे।
और इसलिए मैं कहता हूं 2014 का चुनाव आशा का चुनाव था और भारत की जनता ने भरपूर प्यार देकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कार्य से उस आशा को विश्वास में बदला और 5 सालों में इतना काम किया कि 2019 आते आते 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव था, प्रधानमंत्री जी के कामों का विश्वास। और 2019 में भी आप सब ने भरपूर झोली भर के दी और पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 2024 का चुनाव इससे बड़ा चुनाव है। 2024 का चुनाव आशा और विश्वास के साथ साथ भारत की भविष्य की संभावनाओं का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का चुनाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में 25 मई को दिल्ली का हर मतदाता अपने घर से निकलेगा, अपने आस पड़ोस को इकट्ठा करेगा, अपने रिश्तेदारों को फोन करेगा, अपने दोस्तों को फोन करेगा और एक ही बात कहेगा कि हम सबको मोदी जी को जिताना है, कमल का बटन दबाना है। मैं जानता हूं कि आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे और दिल्ली में जिस तरह से विकास के कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, हम एक्सप्रेसवे देखते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, ऐसे कई विकास के काम। और अभी मनोज भाई बता रहे थे ये एलिवेटेड रोड जो देहरादून जा रही है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। इस दिल्ली में हमने भारत मंडपम देखा, इस दिल्ली में हमने यशो भूमि देखी, इस दिल्ली में हमने बाबा साहब अम्बेडकर का तीर्थ स्थल देखा, इस दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर देखा, इस दिल्ली में हमने कर्तव्य पथ देखा, इस दिल्ली में हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा, इस दिल्ली में हमने वार मेमोरियल हॉल देखा। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रताप है जो इस दिल्ली में हुआ है। दोस्तों, मैं अंत में अपनी 2 मिनट की बात कह के बात खत्म करता हूं। आजकल हम सब इंडी गठबंधन सुन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी एक गठबंधन है और मैं 2 लाइनों में उस गठबंधन की परिभाषा कह के बात समाप्त करता हूं। गद्दारों के किले ढह गए, गद्दारों के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए मोदी जी के खौफ से। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी को जय श्री राम। समृद्ध भारत, दृढ़ सरकार, जन जन बोले अब की बार, मोदी मोदी 400 पार। मैं भी हूँ मोदी का परिवार, मैं भी हूँ मोदी का परिवार। और अब हम सब जिनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जनप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करती हूँ कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सबने इतनी बड़ी तादाद में
और मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा था, सामने वाले दोनों मार्ग पूरी तरह भरे पड़े हैं। ये उमंग, ये उत्साह इस बात का गवाह है कि फिर एक बार साथियों, दिल्ली के लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज 21वीं सदी के भारत के सामने सबसे अनमोल समय आया है। ये वो समय है, ये जो बोर्ड वगैरह नीचे रखिए ताकि पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। आप नीचे रखिए, मैंने देख लिया, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए। आप यहां भी आगे आने की कोशिश मत कीजिए भाई, प्लीज। आप जहां हैं वहां रहिए, अब जगह नहीं है आगे आने की। कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उमंग, आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। 24 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। चाहे स्पेस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर रिवॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरी ओर
24 का ये चुनाव उस परंपरा को, उस सोच को भी हराने का चुनाव है जिसने बरसों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। 24 का ये चुनाव मजबूत भारत बनाने के लिए है और 24 का ये चुनाव उन ताकतों को परास्त करने के लिए है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। तो देश की राजनीति को एक मजबूत सरकार चाहिए। देश की राजधानी को दुनिया में प्रतिष्ठा मिले, देश की राजधानी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने और इसलिए इस देश को चाहिए फिर एक बार साथियों, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। पचास 60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। साथियों, न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं। मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। समाज जीवन का स्वाभाविक क्रम है कि हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है और इसलिए मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं।
मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। "24 by 7, 24 by 7 for 2047" ये मोदी की गारंटी है। और साथियों, ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखता नहीं है भाई। नीचे करिए आप। साथियों, देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए और मुझे भी मजबूत साथी चाहिए। और इसलिए दिल्ली में भी ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों को राजधानी का प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो, विकसित भारत का मेरा संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे साथी बने। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर निकला हूं। तब से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई आप लोग कुछ समझते हैं कि नहीं है? आप ये बोर्ड नीचे करेंगे क्या? ये जो भी है वहां सारे कोई इकट्ठे कर लो भाई, कोई एक इकट्ठे कर लो सब। भाई आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन प्यार इतना मत करो कि पीछे वालों को दिखाई ना दे। ये लोग दूर दूर से आए हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप चाहते हैं देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बने? आप चाहते हैं दिल्ली के सभी सांसद हमारे जीत करके आए? तो इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। हर बूथ में कमल खिले, तभी तो देश मजबूत होगा। साथियों, विकसित होते भारत की राजधानी भी विकसित दिखनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है
कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। नया संसद भवन हमारी शान और बढ़ा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल आजादी के बाद देश के जवान इसके लिए मांग करते थे, प्रतीक्षा करते थे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया, दिल्ली में बैठी हुई सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का उनको महत्व नहीं समझ आया। देश में लोगों की सुरक्षा करते करते करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। हमारी रक्षा करते करते शहीद हुए। उन पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस के जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा। मोदी आया तब जाकर के बना। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का मेमोरियल। एक परिवार के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन इतने प्रधानमंत्री हो गए, उनको स्मरण करने के लिए उनकी राजनीति, उनका परिवारवाद आड़े आया। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है, जो जीता है लोकतंत्र के लिए, जो खपता है लोकतंत्र के लिए। और उसने देश में पहली बार सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाया। ऐसे अनेक स्मारक बन रहे हैं जो आधुनिक दिल्ली के दर्शन कराते हैं। हर शाम जब कर्तव्य पथ पर हजारों परिवार खुशियां के पल बिताते हैं, तब लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। साथियों, मोदी का 10 वर्ष का सेवा काल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का कालखंड रहा है। मेरा फोकस रहा है ईज ऑफ लिविंग पर, ईज ऑफ ट्रैवल पर। 10 साल पहले दिल्ली में नेशनल हाईवे की लंबाई 80 किलोमीटर थी, 80 किलोमीटर थी। अब ये 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। इन 10 सालों में 4 लेन के हाईवे, इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई है। हजारों बड़े वाहनों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली एनसीआर से होकर शानदार एक्सप्रेसवे चारों तरफ बन रहे हैं। 2014 में दिल्ली मेट्रो का जितना बड़ा नेटवर्क था, आज उससे 2 गुना बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के पास है। आज दिल्ली मेट्रो में हर रोज 65 लाख लोग सफर करते हैं। ये यात्रीगण अब ध्यान दे रहे हैं कि अब मेट्रो का गेट सिर्फ विकास की तरफ खुलता है। और अब तो नमो भारत ट्रेन भी दिल्ली एनसीआर की नई पहचान बन चुकी है। मैं दिल्ली के लोगों को एक और बात कहूंगा। आज दिल्ली में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, पर्यावरण से मुक्ति के जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उससे मुक्ति के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया। देश के बड़े बड़े शहरों को भारत सरकार इलेक्ट्रिक बसेस दे रही है। आपने देखा होगा दिल्ली को भी भारत सरकार ने ऐसी सैकड़ों बसें दी हैं ताकि दिल्ली के लोगों की सुविधा भी बढ़े और पर्यावरण की भी रक्षा हो। साथियों, हम सब जानते हैं
दुनिया में कोई भी जगह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। आज छोटे से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक सभी फायदे में है, क्योंकि भारत सरकार दिल्ली का चौतरफा विकास कर रही है। साथियों, मोदी दिल्ली के हर गरीब, हर मिडिल क्लास परिवार का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी दिल्ली में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे हमारी बहनों को बहुत सुविधा हो रही है। मुफ्त अनाज की योजना भी लाखों लोगों के बहुत काम आ रही है। सबके घर का सपना पूरा करना भी मोदी की गारंटी है। आप देखिए, एक तरफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झुग्गियों की जगह पक्के घर बनाने का अभियान भी जारी है। मिडिल क्लास के जो साथी अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको भी भाजपा सरकार बड़ी आर्थिक मदद देने जा रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाने के लिए मोदी ने एक और योजना शुरू की है। ये योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना दिल्ली के लोगों के लिए ट्रिपल बेनिफिट वाली है, 3 फायदा कराएगी। इस योजना में आपका 300 यूनिट तक का बिजली बिल 0 हो जाएगा। बिजली बिल 0। और इसके लिए भारत सरकार 75,000 रुपीज, 75,000 रुपये तक की मदद देगी। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। इस 75,000 रुपये से अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं, घर में जो इस्तेमाल करने की बिजली की जरूरत है उपयोग कीजिए, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उससे आपको कमाई होगी। तीसरा लाभ, अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। अब पेट्रोल डीजल का जमाना चला गया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके घर में खुद की बिजली, खुद का सोलर प्लांट, आपके व्हीकल का चार्जिंग भी आपके घर में। मतलब दिन भर आप स्कूटर लेकर के, स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बिल भी 0 हो जाएगा। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी।
उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपके स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। यहां केंद्र सरकार के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन इंडी वालों ने यहां आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगा रखी है। मोदी ने अब तय किया है हर परिवार के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इससे परिवार के खर्च में बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन इसका फायदा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये लोग दिल्ली के एक भी बुजुर्ग को भारत सरकार की योजना का लाभ नहीं लेने देते। मेरा आपसे अनुरोध है, 70 साल के ऊपर के सब लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि मोदी ये देना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार रुकावट बनी है और एक भी बुजुर्ग का वोट ये इंडी गठबंधन वालों को जाना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब ना इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्वीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार को पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों, 123 प्रॉपर्टी, एक दो नहीं, एक ही निर्णय में। और मकसद यही था कि इनका वोट बैंक खुश हो और चुनाव में उनको फायदा हो। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे? क्या इनको चुन चुन करके साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई और बहनों, ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में
हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीनों महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है, और अभी ये 2 परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित हो करके आए हुए हैं पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। ये प्रताड़ित होकर आए हैं, और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार हैं। इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटिया मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी, भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। इंडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ, उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में ये लोग पूरे देश को सांप्रदायिकता की भेंट चलाना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। साथियों, राम मंदिर को लेकर भी इनका रवैया आज पूरा देश देख रहा है। अब ये लोग अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये खुल करके कह रहे हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत के हमारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। क्या ऐसे खतरनाक गठबंधन को आप एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, 25 मई को जब आप वोट डालने घर से निकलिएगा तो विकसित भारत का लक्ष्य याद रखिए। आपको पूर्वी दिल्ली से श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी, और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मोदी जी। हम सब आपको ये कहना चाहते हैं कि जो लोग मोदी जी को रोकने का सपना देख रहे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि तुम जल जल के मर जाओगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं रुकने देगा, हम उसे नहीं रुकने देंगे। दुनिया जिन्हें बॉस कहती है, उस मोदी को जय श्री राम। महिलाओं को जिसने दिया सम्मान, उस मोदी को जय श्री राम। भारत का परचम लहराया, उस मोदी को जय श्री राम।